इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, आयोजक मंडल, संचालक महोदय, मंचासी, समाज के विभिन्न तबकों के और विभिन्न तबकों के लिए काम करने वाले क्रांतिकारी साथियों को अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त आदरणीय दादा वैद्यनाथ रावत जी को, जो इस कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। ये मौके बहुत बार नहीं आते हैं। जन्मदिन, बलिदान दिवस, महापुरुषों का ये एक बहाना होता है समाज को इकट्ठा करने का, और जब लोग समाज के लोग इकट्ठा हो जाएं तो उन पर कुछ अच्छी सी बात हो जाए। मैं पहली बार जबलपुर में आया हूँ समाज के कार्यक्रम से, और मेरे मन में जबलपुर के लोग जो छाप छोड़ेंगे, जो मेरे मन मस्तिष्क में मंच से लेकर और रेलवे स्टेशन तक मेरे मन मस्तिष्क में जो बात बैठ जाएगी, मुझे लगेगा कि पूरा जबलपुर वैसा ही है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, ये आपका कार्यक्रम है, और जो भी साथी आजू बाजू खड़े हैं सड़क पे, अगर इस कार्यक्रम में आए हैं, मुझे नहीं लगता कि सच्चे मन से आए हैं। और अगर सच्चे मन से आए हैं तो बैठ जाएं, सामने आ जाएं, आके आदरणीय दादाजी वैद्यनाथ रावत जी बोलेंगे। वो यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव चल रहे हैं, कई जगह इनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, इसके बावजूद यहाँ तक आए हैं। और अगर गंभीरता से आप उनको सुनेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। अब मैं आता हूँ अपनी बात पर। पारसी समाज जबलपुर में जैसा होगा, उत्तर प्रदेश में भी वैसा ही होगा, महाराष्ट्र में भी वैसा ही होगा, राजस्थान और गुजरात में ही वैसा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। पारसी समाज के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, आंतरिक चुनौतियां हैं, बाह्य चुनौतियां हैं। आंतरिक चुनौतियों से निपटना बाह्य चुनौतियों से निपटने से कहीं ज्यादा कठिन है। पारसी समाज के अंदर कई मामलों में विभाजन की रेखा खींची हुई है। गौर करिएगा, जिस दौर से हम आए हैं, 62-63 के दौर में पारसी समाज के अंदर, दूसरे समाज में भी रहा होगा, लेकिन पारसी समाज के अंदर एक विभाजन रेखा होती थी कि ये सगता है और ये भगता। ये और सगता और भगता की विभाजन रेखा थी। आज के दौर में ये जय भीम वाले हैं कि जय श्री राम वाले हैं, ये भी विभाजन रेखा खींची है। और करिएगा, ये कथा, भागवत, पाखंड, अंधविश्वास के ये कार्यक्रमों को पाखंड मानने वाले लोग और उसे सच और जीवन का अंग मानने वाले लोग, ये दो भागों में भी विभाजन रेखा खींची हुई है। अब राजनीतिक तौर पर ये कौन सी पार्टी के हैं, इस तरह की 4-5 रेखाएं खींची हुई है। ये रेखाएं नहीं है, ये पहाड़ हैं जो समाज को एक जगह पर खड़ा नहीं होने दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन चुनौतियों से निपटे बगैर समाज में एकता लाना है तो दोनों तरफ के लोगों को कौन सा रुख अपनाओगे? दोनों तरफ के लोगों को लचीला रुख अपना के, अगर खुदा देवी पारसी को अपना आदर्श मानते हो तो पारसी समाज के अंदर एकता कायम
इस चुनौती से आपको निपटना ही पड़ेगा। कट्टरता नहीं चलेगी, न कट्टरता इधर वाली चलेगी और न कट्टरता उधर वाली चलेगी। आप देखिए, एक आंतरिक चुनौतियां और हैं। आंतरिक चुनौतियां बहुत, अब अंदर से पारसी समाज के अंदर प्रगतिशील लोग हैं, दहेज प्रथा के विरोधी। एक दीवार यहाँ खड़ी है और पारसी समाज के लोग ही दहेज का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाले लोग हैं। तो दोनों तरह के लोग हैं और दोनों तरह के लोगों को अपना अपना रूप, लचीला रूप अपनाना पड़ेगा। आइए हम चलते हैं आज के मुख्य कार्यक्रम की दिशा की ओर। वीरांगना उमा देवी पासी को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको तर्क के आधार पर देखना पड़ेगा। आप गली के में कह सकते हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको शिक्षा कम कर दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से ही हम स्कूल में गए। ये एक बात हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ आपको सोचना पड़ेगा कि 1857 में अगर बेगम हजरत महल की सेना में महिला ब्रिगेड की कमांडर पूरा देवी पासी थी, तो क्या वो अशिक्षित और अवसर देख रही होंगी? कोई शासक अपनी ब्रिगेड में कमांडर अंगूठा टेक को नहीं बनाएगा, और उषा देवी अंगूठा टेक नहीं थी तो निश्चित रूप से उषा देवी पासी वेल क्वालिफाइड, वेल टैलेंटेड लेडी रही है और देश की आदर्श रही है। तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि 1857 में हम लोग पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 1891 में हुआ। बाबा साहब के संघर्ष को हम सलाम करते हैं, उसे हम अलग नहीं है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि उससे पहले भी हमारे लोग काफी कुछ समझदार थे। हम राजा ही नहीं थे, बल्कि समाज के लिए हम भी काम कर रहे थे। हम पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ भी लड़ रहे थे। उषा देवी पासी को जब पढ़ोगे, अच्छा ये बताओ, हमने तो भाई सुना है, आपने सुना कि नहीं सुना? हमने पीपल का पेड़ लगाया तो सुना नहीं है। क्या राय साहब, थोड़ा समझ लीजिए। राय जी आज घर के हमने पेड़ लगाया पीपल का, तो जब 3 शाखाएं हो गई तो मुझे समझाया गया कि अब ये पूजनीय हो गया, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास हो गया। और कहा गया कि जब 1000 शाखाएं हो जाए तो हर शाखा पर एक देवता का वास हो जाता है। पीपल के पेड़ के पास से गुजरते हुए लोगों की रूह कांपती है, क्योंकि एक कीर्तन भी फैला दी गई जिसमें ब्रह्म राक्षस रहता है। अब बताइए, 1857 में मध्य रात्रि के अंधेरे में पीपल के पेड़ पर चढ़ने वाली वीरांगना न ब्रह्म राक्षस से डरी और न उसने माना कि पीपल के पेड़ में देवी देवता होते। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। हम पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ भी लड़ रहे थे। से हमारी नायिकाएं, हमारे महापुरुष कहीं आगे थे, लेकिन एक साजिश के तहत मैंने कहा आंतरिक चुनौती और बाहरी चुनौती। आंतरिक चुनौतियों से भी हम जूझते रहे और बाहरी चुनौतियों से भी हम जूझते रहे। हमको इतिहास के पन्नों में आजादी दिया गया, बड़े संघर्षों के बाद ज्ञात हो पाया। क्या किया गया कि उस समय के इतिहासकारों की गलती थी। कह दिया गया कि कांग्रेस का शासन था, मानते हैं कांग्रेस का शासन था, लेकिन उसके बाद आदरणीय कौशल किशोर जी, आदरणीय दादा बैजनाथ रावत जी, आदरणीय भैया लक्ष्मी प्रसाद रावत जी, मैं स्वयं पासी समाज के तमाम संगठन लगातार लिखा पढ़ी करते आ रहे हैं। वीरांगना उषा देवी पासी को 1857 की अमर शहीदों की सूची में उनका नाम शामिल किया जाए, उनको शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। सरकारें किसी की भी हो, सरकारें आती जाती रहती हैं, इतिहास बन जाता
जाता है तो अमर हो जाता है। अभी लगातार प्रयास जारी है, लेकिन ये काम नहीं हो पाया है। कब होगा, कहां से होगा? एक कार्यक्रम लगता है, उसमें कोई सांसद है, मंत्री आ जाता है, बगल में फोटो हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि हम भी एक संगठन बना लें, हम भी एक संगठन बना लें, हमारे यहाँ भी मंत्री जी आ जाए, हमारा भी मान सम्मान बढ़ जाए। बस यही एक कारण है, यही एक कारण है कि रोज रोज नए संगठन बनेंगे, रोज रोज एक दूसरे की टांग खिंचाई होगी। जिस दिन समाज में एकता हो जाएगी, निश्चित रूप से पूजा देवी पासी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर शहीद वीरांगना के रूप में दर्ज हो जाएगा। बच्चों को पढ़ाया जाएगा, अमर शहीदों की सूची में शामिल कर लिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक छोटी सी बात कहेंगे। एक मैं कल घूमने गया था एक किला, ज्यादा आदमी शायद गए हों, और यहाँ जबलपुर के लोग तो निश्चित गए होंगे। रानी दुर्गावती का किला, उसके जाने का रास्ता एक पी नदी की मजार के बीच से है। वो दरवाजा खुलेगा तभी आप ऊपर जा पाओगे। मैं नहीं समझ पाया कि जबलपुर के का जो इतिहास है उसमें रानी दुर्गावती का जो भी योगदान रहा हो, अगर इतिहास में समाज को बनाने का उनका योगदान रहा है तो निश्चित रूप से उस किले की दशा को भी सुधारा जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय पासी समाज, जय पासी समाज, जय माता वीरांगना देवी, जय महाराजा राजन पासी, जय साधन पासी, जय महाराजा भीम पासी।